हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई। दिस इज़ अमित कुमार द्विवेदी और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्कस करेंगे। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है और इससे हर एक साल सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो उसमें क्वेश्चंस आने तय रहते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को, इस सेशन को वो भी लोग देख सकते हैं जिनका अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो वो लोग देख के अपना बेसिक्स सही कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि हम लोग टॉपिक्स किन किन टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को देखेंगे, फिर लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो अपना इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी का रहेगा। ठीक है। और इन सारे टॉपिक्स पे हमने अच्छे से पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले हम जान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। क्यू से इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का कि एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का। तो एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलम और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है। इस बात को याद रखना जरूरी है। और ये जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। और जितने भी चार्ज होंगे इसी के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को हम पुट करके निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकलेगा। Q, जहाँ Q क्या है, टोटल चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की। अभी हम लोग पीछे बहुत सारा प्रॉपर्टी देखे तो वही बात को यहाँ लिखा गया है, अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। इसीलिए हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। जैसे कि अब बात कर लें कि अगर चार्ज दिया है 2 कूलम का, ठीक है, और एक चार्ज दिया है 3 कूलम का, तो हम इन दोनों चार्ज को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया, 5 कूलम का चार्ज आ गया। तो इसलिए चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। पीछे ही बात किए थे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन अभी हम लोग बात किए थे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जो क्वांटाइजेशन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है Q इक्वल्स टू एन ई के फॉर्म में। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। ठीक है। मतलब चार्ज वेरी नहीं करता है। और चार्ज वेरी किसके किसके रिस्पेक्ट में नहीं करता है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट चेंज विथ स्पीड ऑफ द बॉडी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसी बॉडी का स्पीड में चेंज लाएंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके भी रिस्पेक्ट में चार्ज जो होता है वो अपना वेरी नहीं करता है। तो इसलिए चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब बारी है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई और डिनोटेड बाई आई। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ, यहाँ रेट ऑफ छूट गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। रेट ऑफ, जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है कि I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, इसी फार्मूला को लगा के हम क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वेयर I इज़ द करंट। ठीक है। I जो है करंट है, T जो है टाइम है, और Q जो है वो क्या है, अपना चार्ज है। ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट का। ठीक है। कि डायरेक्शन ऑफ करंट होता है कैसे, तो ये हमेशा फ्लो करेगा अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करंट चलेगा। ठीक है। जैसे कि आप इस कंडक्टर में देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो नीचे से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। और जो डायरेक्शन होता है करंट का वो यही होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा हमेशा। ठीक है।
ऐसा यूनिट, अब बात करते हैं थोड़ा सा ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का। तो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। और जो डायरेक्शन होता है करंट का, ये एक और बात छूट गया था कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। बात करते हैं 1 मिली एम्पियर का वैल्यू क्या होता है। जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है वैसे ही मिली एम्पियर भी होता है। तो 1 मिली एम्पियर का वैल्यू क्या होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर का वैल्यू क्या होता है वो होता है 10⁻�6 एम्पियर। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कभी कभी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी दे देता है। तो आपको लास्ट में जो आंसर होता है हमेशा एम्पियर में देना होता है, तो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पियर का, ठीक है। एम्पियर आया कहाँ से, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, वहीं से आया होगा। हमेशा आप देखते आए होंगे कि साइंस में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पे जो लोग खोज किए हैं उनका नाम रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर आया कहाँ से। तो एक साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्हीं के नाम में से एम्पियर हटा के यहाँ का ऐसा यूनिट रख दिया गया एम्पियर, ठीक है। और बात करते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। मतलब कि 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम चार्ज को पर सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाएगा, अपना एम्पियर कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमीटर का, ठीक है। एमीटर क्या है, तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं, एमीटर का। और ये हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात करेंगे कि सीरीज होता क्या है, तो आगे बात करेंगे। अच्छा, अब इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ें तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. बोल रहा है कि करंट है, ठीक है, 0.5 एम्पियर का, और वो किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में है। कितने मिनट के लिए टाइम दिया गया है, 10 मिनट्स। अब उनको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका तो आपको पता ही है कि क्या क्या गिवन है, पहले उसको लिख लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। और फार्मूला हम किसका जानते हैं, तो यहाँ करंट दिया है यानी कि आई दिया है। आई जो दिया है वो कितना दिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। टाइम जो दिया है वो दिया है 10 मिनट, ठीक है। अब हमको बताना क्या है, चार्ज यानी कि क्यू बताना है। तो फार्मूला अभी हम देखे थे करंट निकालने का कि क्या होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो आई तो हमको पता है यहाँ 0.5, ठीक है। क्यूब नहीं पता है, क्यू निकालना है तो क्यू को क्यू ही लिखते हैं। और टाइम जो है वो हमेशा सेकंड में लिया जाता है, तो वो हो जाएगा 10 × 60। तो ये हो गया क्या सेकंड में। तो अब यहाँ से जो क्यू का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.5 × 600 कूलम, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 कूलम, ठीक है। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था। जिसको फार्मूला याद होगा उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आइए समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम मूव करा रहे हैं तो उस चार्ज को मूव कराने में हम जितना वर्क डन किए हैं वो क्या कहला रहा है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको मेजर हम किस में कर रहे हैं, वोल्ट्स में कर रहे हैं, ठीक है। मेजर किस में कर रहे हैं, वोल्ट्स में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के चलते हो क्या रहा है, तो इट कॉजेस करंट। क्या कर रहा है, इसके चलते हो क्या रहा है, तो करंट। यानी किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहाँ करंट को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के चलते पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ये क्या है, किसी भी सर्किट में करंट है। और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू W/Q, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ लिखा भी है
वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और डब्ल्यू जो है यहाँ वर्क डन है जिसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और क्यू जो है क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब जैसे कि एक, ठीक है, अब बात करते हैं वोल्ट का कि वोल्ट आया कहाँ से। जैसे कूलम आया था, एम्पियर आया था, वैसे ही वोल्ट आया है। ऐसा यूनिट जो वोल्ट है वो कहाँ से आया, ये भी एक साइंटिस्ट थे, एलेसेंडारो वोल्टा, ये इटली के साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वोल्ट वो आया। ठीक है, वोल्ट को हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे, वी से, हम पीछे जान गए हैं। ठीक है, कैपिटल वी से। अब बात करते हैं 1 वोल्ट का। बात 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point। मतलब किसी भी सर्किट में अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जितना 1 जूल का वर्क कर रहे हैं तो वो अपना क्या कहला रहा है, 1 वोल्ट कहला रहा है। और 1 वोल्ट को हम लिख क्या रहे हैं, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। ठीक है, बात करते हैं वोल्ट मीटर का। ठीक है, कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो जैसे एम्पियर सॉरी, जैसे एमीटर था वैसे ही क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर भी एक क्या है, डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और ये किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल आगे क्या होता है। तब तक के लिए जान जाइए आप कि वोल्ट मीटर जो होता है किसी भी सर्किट में कैसा कनेक्टेड होता है, पैरेलली, और एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि कैलकुलेट द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कि बोल रहा है कि कितना वर्क डन हम लोग किए 1 कूलम के चार्ज को पास कराने, 1 कूलम के चार्ज को 6 वोल्ट के बैटरी के पास कराने के लिए, मतलब कितना वहाँ एनर्जी लगा हमारा। ठीक है, तो पहले क्या है उसको लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन बनाने का तरीका तो यही होता है ना कि पहले लिखना ज़रूरी होता है कि हमें दिया क्या है। तो चार्ज जो दिया है वहाँ, यहाँ कितना दिया है, क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम, ईच कूलम लिखा है ना, तो क्यू क्या दिया, 1 कूलम। और जो वी है अपना वो कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 वोल्ट। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला वी का, वी इक्वल्स टू डब्लू बाई क्यू होता है। ठीक है, तो भी कितना है यहाँ 6 है, डब्लू कितना है वही निकालना है हमको, और क्यू कितना है 1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 6 कूलम। ठीक है, तो आइए पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से यहाँ, कैलकुलेट द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कि हमको यहाँ क्या बताना है, वर्क डन बताना है कि 1 कूलम के चार्ज को 6 वोल्ट के बैटरी से पास करा रहे हैं 1 कूलम का चार्ज, तो हम कितना वर्क डन कर रहे हैं वही बताना है। तो लिख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है। तो दिया है चार्ज यानी कि क्यू दिया है, क्यू जो दिया है अपना कितना दिया है 1 कूलम, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 6 वोल्ट का दिया है। ठीक है, बताना क्या है, वर्क डन बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू क्यू बाई डब्लू। ठीक है, तो वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूला के अंदर। V जो है यहाँ क्या है 6 वोल्ट है। ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए बाई मिस्टेक की W बाई क्यू होता है ना, V इक्वल्स टू डब्लू बाई क्यू होता है। तो V कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया, और वर्क डन हमको निकालना है तो इसको W ही लिखते हैं। और कूलम एक चार्ज जो है वो कितना दिया है 1 कूलम दिया है। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क डन का, जूल होता है। तो बस इसमें भी कुछ नहीं था, बस फार्मूला लगाना था V इक्वल्स टू डब्लू बाई क्यू। तो ये फार्मूला क्या है इंपॉर्टेंट है, जिसको ये याद रहेगा वो क्वेश्चन कर लेगा। हमेशा हमें 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो CBSE 2011-2018 में पूछ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, हाउ मच वर्क इज डन इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चार्ज दिया है, हमें बताना फिर से वर्क डन ही है। ठीक है, तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। चार्ज जो दिया है अपना Q यानी कि 2 कूलम दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दिया है 12 वोल्ट, और बताना क्या है वर्क डन। ठीक है, तो फिर से V क्या होता है
W/Q। तो यहाँ V को पुट करते हैं 12, और W क्या हो गया, Q क्या हो गया 2 कूलम। तो वर्क डन कितना हो गया 24 जूल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था जो 2 साल आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए ऐसा कोई क्वेश्चन। तो आपको ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा और उस पे क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। तो अब समझते हैं सेल को कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो सेल बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो वही बात यहाँ लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस दैट मेंटेन्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। मतलब दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। सेल का जो फंक्शन है वो क्या होता है ये समझते हैं। तो ये जो सेल होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ऐसा हो क्यों रहा है, कन्वर्जन जरूरी क्यों है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि जो फ्लो ऑफ करंट है किसी भी सर्किट में वो मेंटेन रह सके। ऐसा ये कन्वर्जन जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा हो इसलिए रहा है ताकि जो करंट का फ्लो है किसी भी सर्किट में वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंबल ऑफ सेल का, ठीक है। तो सेल एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला जो फिगर है स्क्रीन पे, ये क्या है, सेल का है। तो इसको मैं लिख भी, ये क्या है, सेल है। तो लेकिन हर बार इतना बड़ा फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए एक सिंबल बनाया गया सेल का। तो ये कुछ ऐसा होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होता है इस छोटे वाले के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है हम उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और जिसका पोटेंशियल कम है उसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, मतलब कि बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बैटरी का, ठीक है। तो वही दिखाया गया है यहाँ कि बहुत सारे मिलके क्या, बहुत सारे सेल जो मिलके क्या फॉर्म कर दिए हैं, बैटरी, ठीक है। तो ये था सेल और बैटरी, ठीक है। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को समझ लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। और उस पर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो लगातार 3 ईयर में पूछा गया है, 2025, 24, 23। तो काफी अच्छा सवाल है। और जिन बच्चों ने थियरी को अच्छे से किया है वो सवाल ये बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो थियरी यहाँ इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमसे बोला राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हेंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। मतलब एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो दिया है, और उसका लेंथ जो है वो एल दिया है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, ए दिया है। और हमको क्या बोला है कि डिराइव करना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो पहले हम एक सिलिंड्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ये एक सिलिंड्रिकल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। लेंथ जो है इसका एल है, लेंथ जो है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। एरिया जो है वो क्या है, ए है। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर है, ठीक है। और इसका जो ये जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रो है। तो हमसे पूछा क्या है कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ड्राइव करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि आर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। यही होता है, हम लोग अभी देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ रो क्या है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ई क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस कंडक्टर का, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका ऐसा यूनिट है, तो रो का।
तो सबसे पहले हम यहाँ से रो के फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि क्या होगा रो का फॉर्मूला। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। ठीक है, कुछ नहीं, आर को इस साइड लाया हूँ और रो को इस साइड भेजा हूँ, तो ए ऊपर चला गया और एल कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा रो का फार्मूला। ठीक है, तो एसआई यूनिट डिराइव करने के लिए हम सबका क्या यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर का रेजिस्टेंस का अभी हम देखे थे एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, मीटर होता है। तो जो ये कट के आएगा आंसर वो अपना क्या हो जाएगा, रो का एसआई यूनिट हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो बचा क्या, रो इक्वल्स टू ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना, एसआई यूनिट आ गया किसका, रो का। तो डेरिवेशन बहुत ही आसान था, जिन बच्चों को ये वाला फार्मूला याद होगा वो बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सेल को समझने के बाद अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का। हम लोग पहुंच गए हैं रेजिस्टेंस के पास, मतलब कि इस पूरे चैप्टर का हम लोग आधे से आधा पोर्शन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, आधे से अधिक भी कह सकते हैं। तो वो बात करते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, तो वो करते हैं कैपिटल आर से। और जो ये फिगर है ये इसका क्या है, सिंबल है। मैं दोबारा बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का सिंबल, और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिससे होता क्या है कि ये चार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। आप इस फिगर को देखिए, ये एक कंडक्टर बनाया गया है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहे, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है ब्लू वाला, तो आप देख सकते हैं कि ये काफी सारे इलेक्ट्रॉन से लड़ते हुए रेजिस्ट करते हुए ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ जो रेजिस्ट जनरेट हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, पहला नंबर जो फैक्टर होता है वो होता है लेंथ, दूसरा होता है एरिया और तीसरा होता है मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। और चौथे नंबर पे आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके साथ एक और बात कर लेते हैं कि जो आर होता है वो होता है अपना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और एरिया के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इसके जगह क्या आता है, रो आता है। हम किसको लेके आते हैं इसके जगह, रो को लाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ आता है ना जी, तो यहाँ पे क्या आया, रो आया। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये जो हुआ अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है मटेरियल, किसी भी मटेरियल का। वो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा गिवन कि क्या रेजिस्टिविटी लेना है उस मटेरियल का। और जो यहाँ लेंथ है वो है कंडक्टर का, ये जो जिसका भी हमको रेजिस्टेंस निकालना है उसका लेंथ है। और ए जो है वो क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि आर का जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड होता है। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसा हो क्यों रहा है,
क्योंकि यहाँ क्या हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम, और ये होता है उसका सिंबल, ओम का सिंबल है ये। ठीक है। और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, ये ओम है और ये मीटर का एम। रेजिस्टिविटी तो अभी हम यहाँ ऊपर देखे कि ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन क्या, मटेरियल। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हम जान गए क्या होता है, ओम मीटर। तो ये था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पीछे देखे थे रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत सारी बातें, फिर से एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट और डिनोट करते हैं किससे, रो से। और रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो ये किसी भी मटेरियल का क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। जो कि मेजर क्या करता है कि हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि कोई भी जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, ये कौन बताता है, रेजिस्टिविटी बताता है। ठीक है। अब बात देख लेते हैं, आपके सामने यहाँ टेबल दिया गया है। ठीक है, इसमें मटेरियल्स के नाम लिखे गए हैं, इसमें कंडक्टर्स भी हैं, एलॉयज भी हैं, इंसुलेटर्स भी हैं, और एक साइड क्या दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है। तो ये डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन में किसी जिसका जिस भी मटेरियल का हमको निकालना होगा रेजिस्टेंस, उसका हमको क्या दिया रहता है, उसका रेजिस्टिविटी गिवन रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है, ये बात याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी जो होता है मेटल्स का और एलओआई का, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो काफी हाई होता है, इसलिए उनको बोला जाता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जिसका रेजिस्टिविटी हाई, ठीक है, उसका क्या होगा, कंडक्टिंग कम होगा। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो मेटल्स एंड एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर्स और एलॉय का, मेटल्स और एलॉय का, वो क्या होता है, काफी कम होता है। और जो इंसुलेटर्स का रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। तो जिसका रेजिस्टिविटी हाई उसका कंडक्टिंग कम, और जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका कंडक्टिंग हाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग। तो रेजिस्टिविटी को समझने के बाद हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ठीक है। तो बात बोल रहा है हमसे कि ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टिविटी से क्या होगा, मतलब क्या चेंज आएगा रेजिस्टिविटी में, ये हमसे पूछा है। बहुत लोग अंधाधुन क्वेश्चन पढ़ने के सुर में इसको रेजिस्टेंस समझ के क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो यहाँ हमसे पूछा है रेजिस्टिविटी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक कॉपर वायर है जिसका पहले लेंथ था एल। ठीक है। अब उसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया है, लेंथ उसका 2L कर दिया गया है। ठीक है, 2L। तो हमसे पूछा है कि रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो इससे डायमेंशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, रेजिस्टिविटी का जो है वो डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। ठीक है। चाहे आप एरिया को इंक्रीज करा रहे हैं या फिर लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस पे पड़ सकता है, अगर एल है और बाद में उसको स्ट्रेच करके 2L किया जा रहा है, तो लेंथ जो नया रेजिस्टेंस होगा 2L लेंथ का, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि लेंथ क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी क्या है,
मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी जो होता है डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होता है। हम एरिया बढ़ा लें या कुछ भी बढ़ा लें तो यहाँ रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो इट्स रिमेन्स अनचेंज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। हमसे पूछा है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो हम अभी पीछे पढ़े ही थे कि रेजिस्टेंस, एक बार और देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो करता है लेंथ पे, एरिया पे, फिर मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल मीन्स क्या? रेजिस्टिविटी, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और चौथा क्या? टेम्परेचर पे। तो इन चार बातों पे क्या करता है? डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं, टेम्परेचर पे तो करता ही करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी करता है, मटेरियल पे भी करता है, लेकिन वोल्टेज अप्लाइड पे, वोल्टेज से इसका लेना देना कुछ नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। किन किन बच्चों ने ये कर लिया था इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस आर, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या दिया है? एल दिया है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? ए दिया है। फिर बोल रहा है हमसे कि अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12, फिर कोई दूसरा कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है? 12 है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है, ठीक है। ऑफ द सेम मटेरियल हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मतलब कि ऊपर हमको किसी सिलिंड्रिकल कंडक्टर का लेंथ दिया है, उसका एरिया दिया है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। फिर से दूसरा कंडक्टर है कोई, उसका लेंथ क्या है? 12 है, और रेजिस्टेंस जो है वो आर है, और मटेरियल जो है क्या है? सेम है, यानी कि रो इन दोनों का क्या है? सेम है। तो हमको पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है। आर इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाई ए, ठीक है। ये क्या होता है? रो एल बाई ए, आर का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि रो इन दोनों का क्या है? सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जब रेजिस्ट अब रो सेम है तो पहले रो को लिख लेते हैं ऐसे, आर रो इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा, होता है ना। इसी बात को हम, जैसे कि यहाँ से रेजिस्टेंस को हम क्या किए? इस साइड ला दिए और रो को इस साइड ले गए, तो ये फार्मूला बना, ठीक है, रो के फॉर्म में। तो अब इस फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को। पहले वाले सिलिंड्रिकल कंडक्टर का लेंथ क्या है? एल है, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। तो ये इसका रो कितना हो जाएगा? पहले वाले, ये फर्स्ट केस का है, ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर का है, ठीक है। फर्स्ट कंडक्टर का हम लोग रो निकाल रहे हैं, तो उसका जो आर है वो कितना है? आर ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए ही है, और लेंथ क्या दिया है? उसका एल दिया है, ठीक है। अब दूसरे वाले कंडक्टर का बात कर रहे हैं, जिन दोनों का क्या है? रो सेम है, तो इसका रो लिखते हैं, वो क्या है? इसका रेजिस्टेंस क्या दिया है? आर दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमसे पूछा है, ठीक है, कि ये क्या होगा, और इसका जो लेंथ दिया है वो दिया है क्या? 12। ये हमको पता नहीं है, ठीक है, तो इसको एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब रो इक्वल है, मतलब रो क्या है? सेम है। दोनों कंडक्टर्स का क्या है? रो सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है अपना, और ये सेकंड इक्वेशन है। और इन दोनों को इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का क्या है? रो सेम है। मतलब कि क्या हो गया? आर ए बाई एल किसके इक्वल हो गया? आर एक्स बाई 2 एल, ठीक है। तो एक एल, 2 एल, ठीक है, तो आर से आर कट गया, ये क्या हो गया? ए बाई एल इंटू में क्या? 2 एल बराबर क्या हो गया? एक्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया?
एल से एल कट गया, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2a। तो जो नया वाला का एरिया, नया जो दूसरा कंडक्टर है उसका एरिया क्या आ गया अपने पास, 2a। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें भी फार्मूला को बस हमें क्या करना था, इक्वेट करना था और आंसर पाना था। तो जिन बच्चों को ये फार्मूला याद होगा आर का, तो वो इस वर्जन में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे। बाकी तो खैर इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है, फिर आंसर आ जाएगा अपना। तो ये क्या हो गया, दूसरे वाले कंडक्टर का एरिया निकल गया 2 है, ठीक है। तो किन किन बच्चों ने इसको कर लिया है कमेंट में जरा बताएंगे हमें। तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.2 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14। मतलब कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमको क्या बताना है, लेंथ बताना है वायर का। फिर जब लेंथ निकल जाएगा तो फिर हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। ठीक है, कि अब हमसे पूछ रहे हैं क्या कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज करना पड़ेगा अगर डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं, मतलब कितना रेजिस्टेंस में चेंज हुआ पहले के रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं थोड़ा सा। तो पहले डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.2 mm। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितना दिया है, यानी कि रो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर दिया है। ठीक है, फिर हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ पूछा है हमसे, लेंथ इक्वल्स टू वाट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 14। ठीक है, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो जब हम इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रजिस्टेंस मिल जाएगा। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, यानी कि d/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। और जब रेडियस आ जाएगा तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो फिर पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर कितना हो गया, 0.2/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एरिया आएगा, मीटर स्क्वायर में इसका वैल्यू होगा। तो फिर एरिया यहाँ से निकाल के इस वाले वैल्यू में क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। और जब हमें लेंथ मिल जाएगा तो हमसे पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। तो फिर हमको क्या करना होगा, डायमीटर को डबल करके फिर एक नया एरिया निकालना होगा। ठीक है, और नया एरिया निकालने के बाद फिर इस रेजिस्टेंस वाले इक्वेशन में उसको फिर पुट करना होगा। तो जो नया रेजिस्टेंस हमको मिलेगा उसका, उसको और इसमें से कितना डिफरेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस और ये जो नया रेजिस्टेंस अपना आएगा उसका डिफरेंस कितना है, हमको वही बताना है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसे करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो ये HW है आपका। ठीक है, तो कीजिएगा और ज़रूर ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है। ओम्स लॉ को दिया है, एक ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस लॉ को दिया है। ओम्स लॉ कहता है क्या है, तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V के। ठीक है, तो यहाँ बात को लिखा भी गया है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जो बाकी चीजें होती हैं, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, बस यहाँ I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V के। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ एक के कांस्टेंट ला रहे हैं। ठीक है, जो कि के क्या होता है, 1/r होता है। तो वहीं से फॉर्मूला आता है अपना V इक्वल्स टू आई आर, ये इस फार्मूला का ये क्या है, डेरिवेशन। ठीक है, तो ये जो अपना फार्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है। V इक्वल्स टू आई आर को, जहाँ V क्या है, वोल्टेज
और आई जो है क्या है, करंट है। आर क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी का मतलब क्या, सिंपल टर्म में समझते हैं कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ है वी आई ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप देखिए कि वी आई ग्राफ जो होता है इंक्रीजली क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये भी से वोल्टेज वर्सेस आई के ग्राफ है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और ये जो ग्राफ है क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वी आई ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए मेरा कंसेप्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज, क्वेश्चन पूछा है थियरी, अगर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जिसको याद है वो कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V के। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर की देयर इज नो रिलेशन, तो क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है। बस यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जिसको स्टेटमेंट याद रहेगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, if the potential difference across the ends of a conductor is double, the current is flowing through it। बोल रहा है कि किसी भी एक कंडक्टर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं। ठीक है, भी था पहले, उसको अब कितना कर दिया गया है, टू भी मान लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि आई क्या हो जाएगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम अभी बात किए थे कि जब V बढ़ेगा तो क्या होगा, I भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो V यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो I भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किन किन बच्चों ने ये कर लिया है, ये बस थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आसान है करना। जिन जिन बच्चों ने कर लिया है वो कमेंट में बता देंगे कि हाँ हमने आपसे पहले कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकली अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ जाए इस बार। क्वेश्चन बोला है हमसे, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 20 वोल्ट का। ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का। ठीक है, हमसे पूछा है करंट। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं ताकि हमको फार्मूला दिखे कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है यानी कि V दिया है 20 वोल्ट का, रेजिस्टेंस दिया है यानी कि R दिया है 5 ओम का। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला V का, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो V क्या हो गया 20, I क्या होगा वही तो निकालना है, और R जो है कितना है 5 ओम है, तो ये I क्या हो गया 25 जा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये आंसर क्या आ गया 4 एम्पियर। कुछ नहीं था, बस इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करना था, आंसर लाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन का, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ओम्स लॉ से ही कनेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए रजिस्टर अलाउ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इफ द सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी देन करंट विल बी। ठीक है, तो पहले वाले में क्या क्या गिवन है, अपने को करंट दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सॉरी, करंट दिया और क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हम यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या दिया है, करंट दिया है, आई जो दिया है कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, वोल्टेज जो दिया है 12 वोल्ट दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। तो अब यहाँ V कितना है, 12 है। आई ही निकाल, आई है 2, सॉरी आई निकालना नहीं है, आई गिवन है। आर निकालना है, आई है 2 और जो आर है अपना वो है, आर को आर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना आ गया, 6 ओम, ठीक है। तो इस पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो हमसे पूछा है कि द सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी देन करंट। मतलब कि जितना पहले वाले का रेजिस्टेंस है वही किसका रेजिस्टेंस है, दूसरे वाले का। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम, ठीक है। तो फिर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि V2 जो यहाँ क्या है, 6 वोल्ट है, और R तो दोनों का सेम है, वो क्या है, 6 ओम है। हमको बताना क्या है, I2 बताना है। ये सब I1 था, ये V1 था, ये R था, ठीक है। तो I2 क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, चेंज है, वोल्टेज 6 है। I हमको बताना है, रेजिस्टेंस तो सेम है यानी कि 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, I 1 एम्पियर, ठीक है। कुछ नहीं था, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो फॉर्मूला देख सकते हैं कि आप काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ही क्या है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन बनाने का आसान तरीका क्या है कि पहले गिवन क्या क्या है उसको लिख लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस को समझा, रजिस्टर समझा, रजिस्टिविटी को समझा, फिर उस पर क्वेश्चंस किए हैं। अब बारी आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। मतलब कि जब बहुत सारे रजिस्टर कंबाइन हो रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स का हो रहा है, 2 टाइप्स का। पहला होता है सीरीज और दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग पीछे देखे भी थे कि जो एमीटर होता है वो किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर जो किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल। तो बात कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सीरीज नाम से ही पता चल रहा है एक सीरीज में कनेक्टेड होगा ये। जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज है तो वो क्या एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होगा, ऐसे लाइन से कनेक्टेड होगा, सिंपली समझिए आप। एक लाइन में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड होता है। जैसे कि R1 इज पैरेलल टू R2, R2 इज पैरेलल टू R3, R3 इज पैरेलल टू R4। मैं इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ कि हियर हियर R1 is parallel to R2 is parallel to R3 और is parallel to R4। मतलब कि एक दूसरे से ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये एक दूसरे से क्या, लाइन से कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आर टोटल कैसे निकलता है, कि मतलब आर टोटल क्या होगा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश से करते करते कहाँ तक, R1 तक। वही बात, अगर सम निकालना हो, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो क्या करेंगे, इन सारे रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। इन सब रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वैसे ही पैरेलल में भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है वो समझेंगे थोड़ा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं पहले कि सीरीज में जो होता है वो करंट क्या होता है, थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है। और जो वोल्टेज होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है। और पैरेलल में जो होता है वो करंट डिफर करता है और वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो जोड़ते कैसे हैं उसका फार्मूला इन्हीं दो बातों से आता है। याद रखिएगा कि करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, तो करंट डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इन ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इज सेम, और पैरेलल में करंट इज डिफरेंट। फिर सीरीज में क्या हो गया, वोल्टेज डिफरेंट, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, ठीक है। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताना हो, तो आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो हम पीछे देखे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ R1 R2 R3 क्या है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और सीरीज कनेक्टेड के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम ये बात जाने थे कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि V, वो क्या कर डिफरेंट होता है।
ठीक है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। और जो करंट होता है वो क्या होता है, सबका सेम होता है। ये किसके लिए अप्लाइड हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात हम पीछे सीखे थे ना अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, और करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हम एक लॉ पढ़े थे, ओम्स लॉ, जहां से हम वी का फॉर्मूला निकाल रहे थे कि वी क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो मतलब यहाँ वोल्टेज डिफरेंट का मतलब क्या है, कि ये जितने भी यहाँ हमको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 R2 R3, इन सब का क्या है, अपना अपना वोल्टेज है। तो हम उसको कंसिडर क्या कर लिए, V1 V2 V3, ठीक है। हम उसको क्या कंसिडर कर लिए हैं, सबका वोल्टेज को हम जोड़ देते हैं, सबके वोल्टेज को। V इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये R1 R2 R3 का वोल्टेज है, V1 V2 V3, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, क्या होता है, आई आर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, V को आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब V1 को क्या लिख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो इसको क्या लिख दिए, आई आर वन। फिर V2 को क्या लिख दिए, आई आर टू, ठीक है। V2 को क्या लिख दिए, आई आर टू। और फिर V3 को क्या लिख दिए, आई आर थ्री, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ करंट क्या है, थ्रू आउट द सेम है, तो हम I को क्या कर लेते हैं, इस साइड कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया आई आर इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा जब कॉमन लेंगे, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अब इस बार I से I क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंस हमको पता चल गया, ठीक है। R इक्विवेलेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। तो R इक्विवेलेंस क्या निकल गया अपना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन जिसको समझना होगा वो समझ सकता है, नहीं तो ये फॉर्मूला जो आया है कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को जब जोड़ देंगे तो हमको R इक्विवेलेंस निकल जाएगा, या R टोटल निकल जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, वैसे मैं इसको बता भी दिया कि ये आया कैसे, ठीक है। डेरिवेशन भी इसका आसान ही था, बस क्या हमको पता होना चाहिए था ये बात, जो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम जाने थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, और करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसी बात पे तो ये पूरा फार्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि R1 R2 R3 R4 क्या है, पैरेलली कनेक्टेड होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कि R1 is parallel to R2 is parallel to R3 is parallel to R4। मतलब क्या है कि ये जो सभी रेजिस्टेंस इसमें किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या जाने थे कि यहाँ जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और करंट क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो आई इक्विवेलेंस आ जाएगा, आई टोटल आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आई टोटल या आई इक्विवेलेंस, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यही होगा ना। यहाँ पे जो I1 I2 I3 I4 क्या हो जाएगा, आई इक्विवेलेंस के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये R1 के पास जो करंट है, R1 के पास कुछ करंट I1 होगा, R2 के पास I2 होगा, R3 के पास I3 हो जा रहा है, और R4 के पास I4 हो रहा है। क्यों, क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं कि करंट क्या हो रहा है, डिफर करता है, सबका करंट सेम नहीं होता है। सर्किट में करंट अलग अलग होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। तो इसीलिए आई इक्विवेलेंस हम क्या लिखे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये होता है किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ आप आगे पढ़ेंगे समझेंगे, अभी तक आप यही समझिए कि आई इक्विवेलेंस को हम क्या लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। अब फिर वही फॉर्मूला यूज करते हैं, ओम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू क्या, आई आर। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं। I क्या आ गया, V बाई
आर आ गया। तो अब कुछ नहीं, अब यहाँ आई इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, भी बाई आर इक्विवेलेंस के इक्वल होगा ना। आई वन किसके इक्वल हो जाएगा, भी बाई आर वन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आई वन किसका करंट है, आर वन का करंट है, किस रेजिस्टेंस का, आर वन का। फिर वैसे ही आई टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर टू। फिर आई थ्री क्या हो जाएगा, भी बाई आर थ्री। और आई फोर क्या हो जाएगा, भी बाई आर फोर। अब फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज क्या है, सेम है। तो वोल्टेज जब सेम है तो हम कॉमन तो ले सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, वी बाई आर इक्विवेलेंस किसके इक्वल हो जाएगा, वी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई, ये वन है, ये क्या हो गया, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर। ठीक है। तो भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि ये स्पेस मिल पाए। ठीक। तो ये क्या आ गया, वन बाई आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर। ठीक है। तो ये क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ रहे हैं। तो आर इक्विवेलेंस जो अपना फाइनल आया है वो क्या आया है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर। तो ये क्या है, वन बाई आर इक्विवेलेंस है, किस कॉम्बिनेशन के लिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। आप डेरिवेशन समझे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हैं तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ताकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो बन सके आपसे। ठीक है। तो इस पे हम अब क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन क्या है, तो समझेंगे। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20। ये ओम है, जीरो नहीं है, इसको आप ओम पढ़िए। ये ओम है, इसको 200 नहीं पढ़ना है, ये 20 ओम है। यहाँ थोड़ा करेक्शन, 20 ओम है। किसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस क्या है, मतलब जो यहाँ सर्किट में इलेक्ट्रिक लैंप लगा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम है। ठीक है। एंड कंडक्टर ऑफ फोर यहाँ, और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है इसका 4 ओम है, यहाँ करेक्शन है, 42 नहीं है, ये 4 ओम है। ठीक है। 4 ओम कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और इसको कनेक्टेड किया गया है किसके साथ, 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। तो पहले पहला वाला कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमको पता है कि जो लैंप का रेजिस्टेंस है, मतलब आर जो लैंप का है वो कितना है, 20 ओम है। ठीक है। और जो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है यानी कि आर ऑफ कंडक्टर वो कितना है, 4 ओम है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ ये जो लैंप और कंडक्टर है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम अभी देखे थे कि क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर इक्विवेलेंस क्या हो जाता है, आर वन प्लस आर टू। तो आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 प्लस 4 ओम। तो ये क्या आ गया, 24 ओम। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 24 ओम। ये दिख रहा है कि नहीं, सीरीज में कॉम्बिनेशन है, लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है ना, पैरेलली नहीं है। तो इसीलिए हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएं, आर वन प्लस आर टू। तो ये क्या आ गया, 24 ओम आ गया। तो आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपको आगे क्या बताना है, आगे आप देख लीजिए, बी में बताना है द करंट थ्रू द सर्किट, करंट बताना है। तो करंट निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, भी इक्वल्स टू आई आर वाला यूज करके आप करंट को निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये आप खुद से करिएगा, करंट निकालिएगा। ठीक है। फिर आगे आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। ये तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना, इस बार हमको पोटेंशियल डिफरेंस किसका बताना है, इलेक्ट्रिक लैंप का। तो इलेक्ट्रिक लैंप का जो रेजिस्टेंस आया है, इलेक्ट्रिक लैंप के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे करंट से, तो क्या हमको मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा लैंप का। ठीक है। तो ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा और इसका आंसर हमको बताइएगा। और अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बता देना है कि नहीं बना है, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं।
फिर ये रेजिस्टेंस का ही प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लिया गया है। जैसे कि आप प्रॉब्लम 1 में देख सकते हैं कि यहाँ क्या सीरीज में कनेक्टेड है आर, तो ये आर आर मिल के क्या हो जाएगा, अगर हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करें, 1 को सॉल्व करें अगर, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंस आर वन प्लस आर टू होता है। तो यहाँ आर वन आर टू दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर मिलके क्या हो गया, टू आर। तो वैसे ही आसान आसान क्वेश्चन है। एक मैं और कर देता हूँ, ये लास्ट वाला कर देता हूँ 6 नंबर, ठीक है। बाकी आपको करना है, और जो नहीं बने उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। 6 में देखते हैं। 6 में देखिए आप ध्यान से कि ये जो ए है, ए से एक रेजिस्टेंस जा रहा है आर, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया, रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, ये तीन रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, और ये जो एक है वो किस में है, सीरीज में है। तो पहले हम पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम पैरेलल वाले को, आर इक्विवेलेंस जब हमारा पैरेलल वाले का आ जाएगा तो उसको हम सीधे सीधे आर में जोड़ देंगे तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो पहले हम सॉल्व करते हैं पैरेलल वाले का। तो पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंस, पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंस 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यही होता है ना। जितना भी हो वो आप आगे लगाते हैं, यहाँ 3 ही है तो मैं 3 ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ R1 क्या हो जाएगा, R है, तो 1/R ही लिखते हैं। फिर ये भी 1/R ही है, ये 1/R इक्विवेलेंस होता है ना। फिर ये क्या है, 1/R ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंस, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया R, 1 + 1 + 1, ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंस की इक्वल है, तो ये कितना आ गया, 3/R। 3/R आ गया किसके इक्वल, आर 1/R इक्विवेलेंस के। तो हमारा यहाँ से आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर किया तो ये क्या आ गया, आर इक्विवेलेंस जो है कितना हो गया, R/3 हो गया, ठीक है। अब ये आर इक्विवेलेंस इन तीनों पैरेलल वाले का आ गया, कितना आ गया, R/3। तो अब ये इसके साथ किस में कनेक्टेड होगा, ये जो तीनों का पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंस आया वो ये पहले वाले रेजिस्टेंस के क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो अब इन दोनों को मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ, तो जो अपना आर टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर प्लस ये जो आया है आर इक्विवेलेंस पैरेलल वाले का, R/3। तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3R + R, कितना आ गया ये, 4R/3, ठीक है। बाकी आपको खुद से करना है, जितना मैं छोड़ रहा हूँ आसान है, आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। PYQ दिया गया है जो 2019 में पूछा गया था, और ये 3 मार्क्स का था, ठीक है। तो अच्छा, ये सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको मैं सर्किट डायग्राम बताया नहीं हूँ, जब सर्किट डायग्राम बता दूंगा तो वो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, तब तक इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड कनेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन पैरेलल इन ए हाउस होल्ड सर्किट रेदर देन इन सीरीज। मतलब कि हम जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस, वो मतलब उसका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है सीरीज है। तो पैरेलल में होता है, ठीक है। और पैरेलल में होता क्यों है, सीरीज में क्यों नहीं होता है, तो उसके दो रीजन है। पहला तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जब एक अप्लायंस ब्रेक करता है, मतलब जब सर्किट में एक जगह कहीं करंट ब्रेक हुआ, तो उसके चलते जहां ब्रेक होता है वहीं का सर्किट बस ब्रेक होता है, बाकी सब जगह सर्किट प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है। सीरीज में अगर एक जगह सर्किट ब्रेक किया तो बाकी जगह क्या हो जाता है, बाकी जगह भी ब्रेक हो जाता है और सर्किट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में जहां ब्रेक होता है बस वहीं का ब्रेक हुआ रहेगा, बाकी जो आपके अप्लायंसेस हैं वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि इन पैरेलल इफ वन अप्लायंस फेल्स breaks the circuit, other continue to work, लेकिन इन सीरीज वन फेल्यूर स्टेप्स स्टॉप्स एवरीथिंग। मतलब कि इन सीरीज में अभी मैं बताया भी था आपको कि अगर एक जगह का सर्किट टूटा तो सब कुछ बंद हो जाता है, स्टॉप एवरीथिंग। तो ये मेन कारण है क्या कि घर में
पैरेलल कॉम्बिनेशन को लिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा बात आता है वोल्टेज स्टेबिलिटी का, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया गया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज क्या रहता है, सबका सेम रहता है। और जो सीरीज होता है उसमें क्या है, वोल्टेज डिफर करता है और इसमें करंट सेम रहता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस बात को, कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज इज सेम, ठीक है। और दूसरा होता है सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। वोल्टेज इज डिफरेंट। तो ये मेन कारण है। और वोल्टेज सेम होने से क्या फायदा होता है कि अगर कोई डिवाइस है हाई वोल्ट का है, तो उसको जितना वोल्ट चाहिए वो उतना लेगा, तो वर्क क्या करेगा, अच्छे से करेगा। और लेकिन सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज सब जगह डिफरेंट होता है, तो वोल्टेज डिफरेंट होने के चलते जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण होता है कि हम घर में क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा कारण ये था कि वोल्टेज पैरेलल का क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज का क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, सीबीएसई 2012 और 16 में आ चुका है ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओमेगा इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब 20 ओम का ओमेगा का एक रेजिस्टेंस है जिसको हम कट कर रहे हैं कितने, 5 इक्वल्स पार्ट में, ठीक है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसके बाद इसको हम किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में। इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। जब कट करने के बाद जो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल ऐड किए हैं, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो गिवन है कितना, आर डैश, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ 20 बाई आर डैश, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले रेजिस्टेंस कितना है, तो 20 ओमेगा, ठीक है। जो आर दिया है वो कितना दिया है, आर जो दिया है वो दिया है 20 ओमेगा, ठीक है। अब इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, मतलब कि नया वाला जो आर डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20/5, यानी कि 4 ओमेगा, ठीक है। यही ना हो रहा है, 4 ओमेगा। तो आर डैश को हम किस में ऐड करना है, पैरेलली ऐड करना है, तो 1/, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम पैरेलली ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, आर डैश इक्वल्स टू 1/4 ओमेगा प्लस 1/4 ओमेगा प्लस 1/4 ओमेगा प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो क्या किया, हम पांचों को ऐड कर दिए पैरेलल, ठीक है। तो ये आर डैश सब कितना आ जाएगा, तो आर डैश नीचे में ओमेगा सब में आप लगा लीजिए, ओमेगा, ओमेगा यहाँ है सबके नीचे, ठीक। तो आर डैश कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा भाई 1 1 सब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो आर डैश जो आ गया अपने कितना आ गया, 4 ओमेगा/5। तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 20/r डैश। तो ये हो गया 20, एक मिनट, पेन थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये हो गया 20/r डैश है, मतलब क्या, 20 डिवाइडेड बाई r डैश। ये हो गया, आर डैश कितना है, 4 ओमेगा/5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 × 5/क्या, 4। इसके पास भी क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, 4 5 से, ये कितना आ गया, 25 आंसर, ठीक है। तो आसान सवाल था।
बस इसको कट करना था इक्वली और उसके बाद इसको पैरेलली ऐड करके फिर रेशियो हमको निकाल देना था। रेशियो का वैल्यू अपना कितना आ गया, 25। ठीक है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम को बताया गया है। ठीक है, आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, बैटरी का, फिर स्विच जब ओपन है तब का सिंबल, स्विच जब क्लोज है तब का, जब वायर ज्वाइंट है तो कैसे सिंबल लगाना है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग तब का सिंबल, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दिया है, रेजिस्टेंस का सिंबल दिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल दिया है, एमीटर का दिया है, फिर वोल्ट मीटर का दिया है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम का फ्लो चार्ट आप देख लेंगे एक बार, और ये इसको याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तभी आपसे सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो सीबीएसई 2019 में आ चुका है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन बोला क्या है कि ये सर्किट कंटेन ए 6 वोल्ट बैटरी एंड 3 रजिस्टर्स। ठीक है, 2 रजिस्टर्स ऑफ 30 and 60 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 40 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो हमको ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम। तो चलिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पहले तो बैटरी कितने वोल्ट का दिया है, 6 वोल्ट का, तो पहले बैटरी बनाते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, बैटरी जो अपना दिया है वो 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, पहले बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो 2 रजिस्टर्स हैं उनको पैरेलली कनेक्ट किया, यानी कि ये हो गया 30 ओम, और एक और रेजिस्टेंस है जिसको पैरेलली कनेक्ट किया गया, तो ये कितने का है, 60 ओम। ठीक है ना, और फिर जो है इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो पहले वाला है ये 30 ओम का है, ये जो है रेजिस्टेंस वो 60 ओम का है, और ये जो है सीरीज में उसको 40 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, और इसका यहाँ वोल्ट लिख देंगे बैटरी का, 6 वोल्ट, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, सर्किट डायग्राम था। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। पहले तो आपको इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर बाद में उसको सीरीज के साथ इक्विवेलेंस निकालना होगा। ठीक है, जैसे कि 1/30 प्लस 1/60 करके आप आर इक्विवेलेंस निकालेंगे। आर इक्विवेलेंस निकालने के बाद फिर सीरीज में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करके इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। फिर तीसरा पूछा है आपसे कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 40 ओम रजिस्टर, मतलब कि सीरीज से जितना करंट पास हो रहा है उसको बताना है। तो सीरीज से पास हो रहा है तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है। आपको पता है ना सीरीज का प्रॉपर्टी, की सीरीज में जो होता है वो करंट क्या रहता है, आई थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो होता है वो क्या करता है, डिफर करता है। तो उस बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक सर्किट दिया हुआ है हमको। ठीक है, और इसका वैल्यू हमको बताना है। तो हमसे पहले पूछा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट में। ठीक है, फिर करंट बताना है, टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। फिर हमको बताना है सी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, फिर बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इस 10 ओम और 15 ओम के रजिस्टर से कितना वोल्टेज पास कर रहा है। ठीक है, तो एक एक करके इस क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ए नंबर से। ठीक है, तो ए नंबर में हमसे बोला क्या कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको इन दोनों को एक बार ऐड करना होगा पैरेलली, फिर इन दोनों को एक बार ऐड करना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, और जो इन दोनों का इक्विवेलेंस रिजल्ट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का रिजल्ट आएगा, उनको जब हम सीरीज में ऐड करेंगे तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ऐड किए 10 ओम और 15 ओम को, तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, ये हो गया 3 + 2, ये हो गया कितना, 5/30। अच्छा, इसको हम R1 मान के चलते हैं, तो ये आ गया 1/2।
R1 आ गया, ठीक है। तो R1 जो आया वो अपना कितना आ गया, 6 ओम आ गया, ठीक है। और फिर इन दोनों पैरेलल को हम R2 मान लेते हैं, जो 60 ओम और 40 ओम दिया है। तो अब इसका निकालते हैं। तो 1/R2 क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/40, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 और 40 का, यहाँ मैं निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है। हो गया 120 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो गया 64, 62 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 3, ठीक है। तो ये भी आ गया 5/120, ठीक है। तो R2 कितना आ जाएगा अपना, ये ऊपर जाएगा, 120/5 करेंगे तो ये हो गया 5 × 2 मतलब 24 ओम आ गया। R2 आ गया 24। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, R1 + R2, ठीक है। तो R1 कितना दिया है, 6 ओम + 24, तो कितना हो गया, 30 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बस जिन बच्चों को पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पता है वो निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले हम इन दोनों को पैरेलली ऐड किए, फिर इन दोनों को भी पैरेलली ऐड किए, फिर बाद में किस सीरीज में जोड़ दिए, वही काम किए हैं। तो इसका आगे आंसर 30, ठीक है। सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 30। फिर आगे वाला क्वेश्चन है बी, इसमें क्या बताना था हमको, करंट बताना था, ठीक है। करंट बताना था सर्किट से कितना फ्लो कर रहा है। तो बी को सॉल्व करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = IR। तो यहाँ V कितना है, V जो है अपना 15 वोल्ट है, और I हमको निकालना है, R अभी हम लोग निकाले थे, टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30। तो I जो हो गया वो कितना हो गया, 1 बाई, अब ये 15/30 हुआ तो कितना, 1/2 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर का क्या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर सी में बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम कितना आया था, 6 ओम आया था, जिसको हम R1 कंसिडर किए थे। तो वो कितना आ गया था, मतलब कि 6 ओम लेना है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो इसका वोल्टेज था वो कितना लेना है, 15, ठीक है। और आई हम निकाल के रखे हैं कितना, 1/2 एमपी। आई जो है 1/2 है, और वोल्टेज बताना है, सॉरी वोल्टेज इस बार 15 नहीं लेंगे, वोल्टेज हमको बताना है। तो फिर वही फार्मूला को हम लगा देंगे, V = IR, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V = I कितना दिया है अपना, 1/2, R कितना है, 6 ओम। तो ये कितना आ गया, 3 वोल्ट का क्या होगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या करेगा, फ्लो करेगा इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में, ठीक है, 10 ओम और 15 ओम। तो आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो जिनको फार्मूला याद होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ए schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 1.5 volt cells, ठीक है। और हमको दिया गया है कि ए 5 ओम रजिस्टर, ए 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर आर एंड ए प्लग की, ठीक है, और एक प्लग की भी दिया है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, नाउ फाइंड। मतलब पहले इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद निकालना हमें क्या क्या है, तो पहले निकालना है द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, और दूसरा बात निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर व्हेन द प्लग की इज क्लोज्ड, ठीक है। तो
डायग्राम तो आप खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम बना के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन किन बच्चों ने डायग्राम को बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन के लिए हमें पहले सबसे पहले टोटल वोल्टेज पता करना होगा, क्योंकि चार सेल से मिलके क्या बना है, एक बैटरी बना है, ठीक है। और एक सेल कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है। तो वो वोल्टेज जो अपना क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो सबको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 5 ओम प्लस 10, 5 + 10 + 15, ठीक है। ओम तो ये कितना आ गया, ठीक। तो ये अपना आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। फिर वी आ गया, वोल्टेज आ गया, टोटल वोल्टेज। तो हमको बताना क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। करंट बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है, 6 वोल्ट है। I कितना होगा, वही बताना है, करंट। और R हमको निकालें कितना, 30। तो I कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/5, यानी कि कितना, 0.2 एम्पियर। तो ये तो आ गया क्या, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ठीक है। फिर दूसरा बात क्या बोला है वो समझें। तो दूसरा बात ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और वो कब का बताना है, भी जब 10 ओम मतलब 10 ओम पे भी कितना होगा उसको हमको बताना है। तो सिंपली वही फॉर्मूला लगाएंगे, भी एट 10 ओम क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एट 10 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का 10 ही है। तो भी एट 10 ओम। अच्छा, ये बात आपको पता है कि जो करंट होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। तो करंट तो जो निकला है वही होगा। तो वो क्या हो गया, 0.2, 0.2। और ये कितना हो गया, रेजिस्टेंस आर जो है 10 ओम का है, वो कितना हो गया, 10। तो यहाँ से भी 10 ओम क्या आ जाएगा, ये हो गया 10 टू द 20, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो 0.2 इंटू 10 टू में होगा यार, थोड़ा सा मिस्टेक। तो ये क्या आ गया कि वोल्टेज कितना आ गया, 2 वोल्ट का। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को पहले हम जान लेते हैं, डिनोट किससे करते हैं, तो पी से। किससे, पी से। जनरली पावर को भी हम पी ही से डिनोट करते हैं। और पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या, पावर, ठीक है। तो वो रेट ऑफ डूइंग वर्क का डू करने का पावर था, वो अलग पावर है, ठीक है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या होता है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन। और पावर के कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला फार्मूला है P = VI, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला है P = I²R। और तीसरा जो है वो V और R के फॉर्म में है, जो P = V²/R। तो ये तीनों फॉर्म में आपको याद रखना जरूरी है। पावर का फॉर्मूला पहला फॉर्म क्या है, तो VI के फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा फॉर्म किस में है, IR के फॉर्म में। और तीसरा जो है वो V और R के फॉर्म में। तो ये तीनों फॉर्म में आपको पावर के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन में जिस भी फॉर्म में पूछे, जो गिवन हो सकता है कभी क्वेश्चन में V और I दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। कभी क्वेश्चन में आई और आर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा के पावर निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में भी और आर भी दे सकता है तो भी और आर का यूज करके हम पावर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है
तो फार्मूला आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। और पी जो यहाँ है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, भी जो है पोटेंशियल एनर्जी है, और आई क्या है, करंट है। बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो वो होता है वाट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इसको भी याद रखेंगे, आपकी जो पावर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है P इंटू टी, ठीक है। P इंटू टी का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू क्या, P को हम अभी देखे थे वी आई के फॉर्म में, वो क्या हो गया, वी आई इंटू टी, ठीक है। तो एक फॉर्म तो ये हो गया, दूसरा क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्म, और एक तीसरा फॉर्म था, वो क्या था, तो वो था E इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये सब, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो P इंटू टी होता है। तो क्वेश्चन हमेशा इन्हीं फॉर्म में गिवन रहता है, ये P इंटू टी के फॉर्म में गिवन कम ही रहता है, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। ये सारा कहाँ से रहा, ये आपको ना, कि मैं बस P को क्या किया हूँ, सब्स्टिट्यूट किया हूँ। P इक्वल टू क्या होता था, भी आई होता था। P इक्वल टू क्या होता था, आई स्क्वायर आर होता था। और P इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर आर होता था। तो उन्हीं तीनों बातों को मैं क्या किया हूँ, लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिकल पावर का होता है वो भी क्या होता है, वाट होता है। जैसे कि अ, ये जो पावर हो रहा था, इलेक्ट्रिक पावर का जो हो रहा था, वही ऐसा यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, ठीक है। और it is the power consumed by a device carries 1 ampere of a current when operated at a potential difference of 1 volt। और ये कितना पावर कंज्यूम करता है एक डिवाइस से, इट इज ए पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर, जो कि 1 एम्पियर का क्या है, करंट कैरी कर रहा है। और कितने उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी 1 वोल्ट का है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए 1 वाट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 VA, ठीक है। तो 1 वाट क्या आ गया, 1 VA के इक्वल आ गया। इस बात को भी आप देखिए, ठीक है। बात करते हैं वाट क्या होता है, तो वाट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट, सो प्रैक्टिकली ए मच लार्जर यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट। किलोवाट से छोटा क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट है पावर और टाइम का। तो इट्स यूनिट इज वाट आवर, ठीक है। टी का जो यूनिट आ गया, मतलब पावर का यूनिट क्या, वाट। यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो ये पावर का यूनिट है वो क्या है, वाट है। इसी बात में आप समझिए कि ये क्या हो गया, वाट हो गया। और टी का यूनिट क्या हो गया, आवर में होता है। तो ये क्या हो गया, वाट, वाट आवर। तो इसको हम वही क्या लिख रहे हैं, WH, ठीक है। और 1 watt hour is the energy, 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। अब 1 वाट एनर्जी किसको बोलते हैं, जबकि 1 वाट का पावर क्या हो, कंज्यूम हो रहा हो कितने समय के लिए, 1 घंटा के लिए, तो उसको कितने वाट का एनर्जी बोलेंगे, 1 वाट आवर का एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और जो कमर्शियल यूनिट होता है, जो आपके घर में बिजली बिल आता है, वो किस फॉर्म में आता है, तो वो किलो वाट आवर के फॉर्म में आता है, KWH, ठीक है। कॉमनली नोन एज यूनिट। 1 KWH में कितना जो वाट और सेकेंड होता है, तो वो होता है 1000 वाट और 3600 सेकेंड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 to the power 6 वाट पर सेकेंड। और जूल के फॉर्म में लिखना हो तो वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, ठीक है। ये वाट सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, जूल बोल रहे हैं। तो क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो KWH के फॉर्म में ही क्या आता है, अपने यूनिट आता है। तो 1 KWH बराबर कितना वाट और सेकेंड होता है, तो 1000 वाट होता है, और 3600 क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है।
तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ा था उस पे कुछ क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में, जो आपसे निश्चित रूप से बनेंगे ही बनेंगे। जैसे इसमें पहला सवाल क्या है, तो डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर राइट्स इट्स एसआई यूनिट। ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप ये खुद से डिफाइन कर लीजिएगा, और इसका एसआई यूनिट आपको पता ही है कि पावर का क्या होता है, वाट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, मैं दूसरा वाला देखता हूँ। दूसरा वाला बोल रहा है हाउ इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड टू जूल्स। ठीक है, मतलब के डब्ल्यू एच जो है वो कैसे जूल से रिलेटेड है। तो हमने अभी पढ़ा था पिछले वाले स्लाइड पे, इसको सॉल्व करते हैं। पिछले वाले स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि 1 kWh क्या होता है। तो ये होता है 1000 इंटू 3600 सेकेंड, यही होता है ना। और ये 1000 जो होता है वो वाट में होता है। ठीक है, अच्छा वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, टाइम को मैं यहाँ सेकेंड में लिया हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या रिलेशन, 1 kWh का किससे, जूल से। ठीक है, तो काफी आसान था ये भी सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता था, आप भी कर सकते थे। तो किन किन बच्चों ने मेरे से पहले कर लिया था वो कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर एक और आगे क्वेश्चन है, वो भी आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक, इसको मैं छोटा कर दिया हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड वाले का, कि थर्ड वाला क्या कहता है हमसे। पूछा है कि विच यूज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, पूछा है कि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, एक टीवी सेट जो 250 वाट का है, या फिर एक 1200 वाट का टोस्टर टोस्टर जो कि 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है, और टीवी सेट कितने 1 घंटे के लिए चल रहा है। तो इसमें सिंपली फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, पावर इन टाइम। तो ये क्या इसमें लग जाएगा, E इक्वल्स टू पी टी का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या, और टाइम को हमेशा सेकंड में लीजिएगा। ठीक है, तो हम टीवी सेट का पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, 250 इंटू 1 आवर को जब आप सेकंड में बदलिएगा तो वो हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर जब हम टोस्टर का निकालते हैं वो कितने मिनट के लिए चल रहा है, वहां भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। तो वो चल रहा है 1200 वाट का है, तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1200 वाट इंटू 10 मिनट्स को जब हम किस में, सेकेंड में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 600। तो ये कुछ आ जाएगा 7240। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये कुछ 90 के समथिंग होगा। ठीक है, 90,000 के आसपास, 90 नहीं, ये, हाँ ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये, हाँ, ये 9 लाख आ जाएगा इसका, और ये 7,20,000 के। ठीक है, तो किसका ज्यादा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टीवी सेट का। तो क्या हो गया, टीवी सेट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा टोस्टर के कंपैरिजन में। तो ये 3 क्वेश्चन था, काफी आसान था। ठीक है, ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया था, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2016 में भी अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम। ठीक है, रेट मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, जब मैक्सिमम है तो 840 वाट कंज्यूम कर रहा है, और जब मिनिमम है तो 360 वाट कंज्यूम कर रहा है, और उसका वोल्टेज जो दिया है वो दिया है 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, हमको बताना क्या है, वाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, मतलब मैक्सिमम में क्या करंट और रेजिस्टेंस है, और मिनिमम में क्या करंट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों को बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम वाले का। ठीक है, तो मैक्सिमम वाले में अपने को पावर कितना दिया है, 840 वाट। ठीक है, 840 वाट मैक्सिमम पावर हो गया। ठीक है, और वोल्टेज दिया है क्या, 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमको तो फार्मूला पता है, V और I के फॉर्म में, P इक्वल्स टू क्या है,
वी आई, तो वी आई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वाले केस में। तो पावर जो है ये कितना है, 840 वाट है, और वोल्टेज कितना दिया है, 220 है, ठीक है, और करंट जो है वो कितना है, आई है, उसको निकालना ही है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, 840/220, ठीक है, 840/220। तो ये 10 से 10 चला गया, तो ये आपका कुछ समथिंग आएगा 3.8 एम्पियर। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, ठीक है, कि 84/22, एक सेकेंड। हाँ, 3.8 एम्पियर के समथिंग आएगा, सही था। तो ये अपना करंट यहाँ से कितना आ गया, 3.8 एम्पियर, ठीक है। तो जब करंट आ गया, और फार्मूला हम इसमें क्या यूज़ किए थे, वी आई का, तो इसीलिए तीनों फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। और एक पी का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, आर के फॉर्म में क्या होता है, एक होता है V²/R होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, I² R। तो आप दोनों में से कोई भी लगा के क्या निकाल सकते हैं, आप रेजिस्टेंस निकाल देंगे पहले वाले केस में। तो ये क्या हो जाएगा, पावर दिया है कितना है, 840, ठीक है, और वोल्टेज कितना हो जाएगा, मैं V²R ही कर रहा हूँ, तो चाहे I² करते हैं, तो ये कितना हो गया, 3.8 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस R दिया है। तो जब R को हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा अपना कुछ, R को सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 3.8 इंटू 3.8, तो ये हो गया 840 डिवाइडेड बाई 14.4, ये आ गया 58.3 आएगा समथिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम का आ गया वो कितना आ गया, 58.3 ओम, ठीक है। तो सेम आप फार्मूला अप्लाई करके क्या है, मिनिमम वाले का भी निकाल के आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसी पे मिनिमम वाले का भी निकल जाएगा, ठीक है। मिनिमम वाले में बस आपको पावर कितना कर लेना है, 360 वाट कर लेना है, और वोल्टेज सेम रखना है, वोल्टेज 220 ही रखना है, ठीक है। तो जब आप इस पर यही वाला फार्मूला लगाइएगा, वी आई का फार्मूला लगा के आप करंट निकाल लीजिए, फिर V² को लगा के आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको याद रखना आपको ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बच्चे क्वेश्चन बनाते समय कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बात क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग एनर्जी इज़ द सेम इन मैक्सिमम केस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और हीटिंग एनर्जी होता है वो सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाए आपको हीटिंग एनर्जी निकालने के लिए, तो ये नहीं सोचना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप फार्मूला यूज कर रहे थे वही हीटिंग एनर्जी में भी लगाए थे। तो क्या था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला, वो था E= क्या, एक मिनट, E= क्या था, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम था ना, तो E= क्या था, P/T, ठीक है। तो इसी P को आप क्या ले, तो H भी क्या हो जाएगा, H को भी वही कंसिडर करना है, P/T, ठीक है। तो P को आप क्या क्या सब्सटीट्यूट कर रहे थे, P को आप क्या लिख सकते हैं, VI के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक फार्मूला VI/T, ठीक है। एक क्या हो जाएगा I और R के फॉर्म में, तो I²R/T, ठीक है। और एक तीसरा क्या, V और R के फॉर्म में, तो वो था V²/R/T, ठीक है। तो आप इन फार्मूला को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, हीटिंग एनर्जी भी निकाल देंगे। हीटिंग एनर्जी सेम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, और तीनों ही इम्पोर्टेंट है दोनों बातों के लिए, पहला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा हीटिंग एनर्जी के लिए। तो तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वही जैसे पिछला एक क्वेश्चन आया था कंजम्पशन का, कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ बात हो रहा है कि हीटिंग बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए सेम तरीका से बनेगा, यहाँ बात क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, और वोल्टेज कितना दिया है, 220 दिया है, और हमको बताना क्या है, वाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो पहला क्या बोला है, जब हीटिंग मैक्सिमम है तो उसका आप अलग निकाल दीजिएगा, हीटिंग क्या है जब मिनिमम है, और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, VI का, फिर V²/R कर देंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। तो आसान है, तो आप इसको होमवर्क में करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है। द करंट एट 0.5 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ बल्ब, ठीक है।
तो मैं तो ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ नहीं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला तब से आपको पता है, आपको ये खुद से करना है। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू VI जब करेंगे तो क्या यहाँ से पावर निकल जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वाट। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमसे, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। ठीक है, कोई रेफ्रिजरेटर है वो 400 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 8 आवर पर डे क्या हो रहा है, वो चल रहा है। तो हमको बताना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज एट RS 300 पर kWh। ठीक है, kWh मतलब क्या, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो हमको जब भी ऐसा किलो वाट आवर का क्वेश्चन है तो वहाँ हमको क्या निकालना है, पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे कितना कंज्यूम कर रहा है अभी। तो वो कैसे, अच्छा 1 kWh बराबर कितना होता है ये तो आपको पता ही है। 1 kWh को आप क्या लिख रहे थे, तो ये लिख रहे थे आप 1000 वाट इंटू 1 आवर को मैं सेकेंड में बदल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अच्छा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, तो पावर यहाँ कितना दिया है 400, टाइम कितना है 8 आवर पर डे है, तो 8 आवर को जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 60 यही होगा ना। तो ये अपना किस में आ जाएगा, kWh में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कुछ आएगा आपका 4 8 32, और ये 32 इंटू 36 कितना होगा, एक मिनट कैलकुलेटर का मुझे यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हुआ 32 इंटू 36 1152, तो ये हो गया 1152 पे कितना जीरो, 2 3 4। ठीक है, मतलब कि इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दिन में हो रहा है खर्च। ठीक है, इतना एनर्जी वो कंज्यूम, इतना kWh एक दिन का है। ठीक है, अच्छा एक दिन वो कितना रुपये पर kWh है, तो 3 रुपया है। ठीक है, तो जब हम एक दिन का kWh का कॉस्ट निकालेंगे तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में बोला कितने दिन का है निकालने के लिए, जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1 डे का कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, 1 डे का जब कॉस्ट पता चल जाएगा तो जितना आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये क्या हो जाएगा 30 डे का कॉस्ट हमको पता चल जाएगा। तो आसान है, इसके आगे कैलकुलेशन तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको करके कमेंट में इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको टाइम को किस में लेना है, सेकंड में लेना है। कहीं भी टाइम को आप किस में लीजिएगा, सेकंड में लीजिएगा। और kWh का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है तो कैलकुलेशन अपना थोड़ा फास्ट रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ होता है हम लोगों का चैप्टर एंड। ठीक है, हमने सारे टॉपिक्स को कवर किए, उस पर क्वेश्चंस भी किए, PYQs किए, NCERT के क्वेश्चन किए। ठीक है, तो हम लोगों ने सब अच्छे से कर लिया है। ठीक है, और इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, और जितने सारे क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं तो उनको आप निश्चित रूप से कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, और नहीं बनता है तो उसको भी बताना है ताकि हम उसका सोल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।